बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास जो है वो हमारा वीक 8 का लेक्चर है जो कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स के ऊपर है। इससे पहले हमने वीक 7 में इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी डिस्कशन की थी, जहाँ हमने ये देखा था कि ईआरडी जो है वो हम क्यों पढ़ें इसके ऊपर, इसकी वजह क्या है, इंडस्ट्री में ये क्यों इस्तेमाल होती है। और साथ ही हमने इस डायग्राम के ऊपर जो है वो एट्रीब्यूट्स के हवाले से देखा था और उनकी टाइप्स देखी थी, जैसे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होती है, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने देखा था, और हमने एक साथ ये देखा था कि उनकी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं डायग्राम्स में। तो क्विकली बस हम ये वजह जान लेते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि सिर्फ टेक्निकल चीज़ें नहीं होती, हमें दूसरों के साथ अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए होती है, कि जो भी केस स्टडी, जो भी प्रॉब्लम जो है वो क्लाइंट की तरफ से, स्टेक होल्डर्स की तरफ से बन रही है या आई है, उसको किस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उन्हें विजिबली दिखाना है किसी डायग्राम की शक्ल में, और उस डायग्राम को देखते ही समझ जाएं कि उनका जो काम है वो किस तरह से, और क्या ये सही तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट्स जो क्लाइंट ने कही है वो फॉलो हो रही हैं, जो नहीं हो रही। जो चैप्टर मैं इस पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर इस टाइम आपको पढ़ा रही हूँ वो चैप्टर 7 है फ्रॉम द बुक ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। और चैप्टर का जो नाम है वो है डेटा मॉडलिंग यूजिंग द ERM, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसके अलावा आपको इस बुक के मुख्तलिफ एडिशन मिलेंगे और उसमें चैप्टर का नंबर डिफरेंट हो सकता है, इसमें नोटेशंस भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो प्रेफरेबल ये है कि आप जो है वो लेटेस्ट एडिशन जो आपको मिलता है वो देखें और उसका ही रिलेटेड चैप्टर जो है वो पढ़ें। तो हम अभी समझते ही हैं कि हमारे पास एक क्लाइंट आ गया है और वो क्लाइंट जो है वो अपनी कंपनी को ऑनलाइन लेके जाना चाहता है। ठीक है, उसके कंपनी के मुतालिक उसको जो एम्प्लॉय से रिलेटेड उसके प्रोजेक्ट से मुतालिक जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसने हमें बताई हुई है, जिसमें से उसने चंद एक बातें जो डिस्कस की थी वो ये कि उसके डिपार्टमेंट्स हैं, और उन डिपार्टमेंट्स में इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, और चंद एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकती हैं। जैसे कि हमें नॉर्मली पता है कि एक प्रोजेक्ट पे एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी काम कर सकते हैं। इसी तरह से एम्प्लॉयर हमारे पास जो भी मौजूद होंगे उनके मुतालिक जो मालूमात हैं उसमें उसका नाम, उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर, जेंडर, एड्रेस, सैलरी, बर्थ डेट, किस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं वो, और उनका सुपरवाइजर कौन है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉयर की मौजूद होगी कि एम्प्लॉयर के कोई ना कोई सुपरवाइजर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि नहीं करे। तो इसी तरह से एम्प्लॉय के कोई डिपेंडेंट्स होंगे जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो मे बी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अगर बाद में हमने डिवाइस करनी हो उस जो क्लाइंट ने, तो वो उसको देख सके कि इस एम्प्लॉय के वालदा हैं, वालिद हैं, या बीवी हैं, या बच्चे हैं, वो सारे जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है उसकी कमाई के ऊपर, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हमने सेव रखी हुई है। अब इसमें किस तरह की एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं? डिपार्टमेंट में उसका नाम आ सकता है, उसकी कोई आइडेंटिटी है, उसका कोई नंबर हो सकता है, वो कितनी लोकेशंस पे हो सकता है मल्टीपल लोकेशंस में हो। जैसे पहले ये होता था कि यूईटी का जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है वो लाहौर में भी मौजूद था और केएसके में भी मौजूद था। ठीक है, तो ये मानी एक डिपार्टमेंट की में भी मल्टीपल लोकेशंस भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है आपका क्लाइंट कहे कि नहीं, आपका डिपार्टमेंट जो है वो एक ही लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन करंटली हमारे पास ये है कि हमारे डिपार्टमेंट जो है वो मल्टीपल लोकेशंस पे एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह से डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, और मैनेजर ने कब से स्टार्ट किया है उस डिपार्टमेंट में काम करना, वो उसकी स्टार्ट डेट भी है। अब यहाँ जो हमने आइडिया पहले ले लिया हुआ था पास्ट लेक्चर में कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि चूंकि एक डिपार्टमेंट मल्टीपल लोकेशंस पे हो सकता है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो लोकेशन है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बन गई है। इसी तरह से जो नेम जो डिपार्टमेंट का है वो हमें पता है कि यूनिक होता है। जैसे यूटी के अंदर जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, जितने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उतने ही डिपार्टमेंट जो हैं वो मौजूद हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का नाम जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसी इसी तरह जो डिपार्टमेंट की आईडी है, जो उसका नंबर है, वो भी एक यूनिक चीज़ है, यानी कि ये इस्तेमाल हो सकती हैं मे बी एज प्राइमरी कीज, ये दोनों यूनिक बनती हैं इस हिसाब से। अच्छा, अब प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका नाम, उसका नंबर, और प्रोजेक्ट किस लोकेशन के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, वो लोकेशन, और कौन से डिपार्टमेंट के अंडर जो है वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद होगा। यहाँ उसकी आईडी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उसका जो नंबर यानी कि उसकी यूनिक है तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है।
वैल्यू, या उसका नाम भी इस्तेमाल हो सकता है अगर हम नाम को एज उसका प्राइमरी की एक्सेप्ट करते हैं तो इसके अलावा हमारे पास जो एम्प्लॉयर में उसका नाम और उसका एड्रेस, ये कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं, क्योंकि नाम जो है वो हमारे पास फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम से मिलके जो है वो बन सकता है, तो ये कॉम्पोजिट है। इसी तरह से एड्रेस जो है वो स्टेट, सिटी और जो प्लेन एड्रेस आपका होता है उससे मिलके बनता है, तो स्ट्रीट नंबर हो गया, ये फला फला, तो ये भी आपकी एक कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट जो है वो बनती है। और फाइनली डिपेंडेंट के अंदर हमारे पास ये है कि डिपेंडेंट का नाम क्या है, ठीक है, उसका रिलेशनशिप क्या है एम्प्लॉयर के साथ, यानी जो भी एम्प्लॉय है जिसके डिपेंडेंट्स हैं, मे बी फादर है, मदर है, और उनका जेंडर क्या है और बर्थ डेट जो है वो उनकी क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम डिपेंडेंट के टेबल में रख रहे होंगे। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसे विजुअलाइज जो है वो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट में हमने देख लिया था कि उसका नाम और नंबर यूनिक होता है, तो ये प्रोजेक्ट के केस में भी नाम और नंबर यूनिक हो सकता है। इसी तरह से डिपार्टमेंट में जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, इसको हमने डबल सर्कल से शो कर दिया है। जो हमारे पास एंटिटीज थी उनको हमने रेक्टेंगुलर बॉक्सेस से शो कर दिया है। एट्रीब्यूट्स को हमने ओवल शेप सर्कल्स के साथ शो कर दिया है, और जो हमारी पॉसिबल कीज बन सकती हैं हमने उनको अंडरलाइन कर दिया है। और इसके अलावा जो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमने इस तरह से ट्री लाइक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब एम्प्लॉयर के अंदर एक और हमने इंफॉर्मेशन जो ऐड की है वो है वर्क्स ऑन की, कि एम्प्लॉयर जो है वो किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और कितने घंटे काम कर रहा है। ये भी मे बी विद डिस्कशन क्लाइंट से हमें पता चले, और वैसे भी लॉजिकली स्पीकिंग तो हमें, अगर क्लाइंट ने ये बात बताई है कि मे बी एक जो बंदा है एम्प्लॉयर वन है वो 20% एलोकेशन उसकी प्रोजेक्ट वन पे है, और 30% एलोकेशन उसकी प्रोजेक्ट टू पे है, और 50% एलोकेशन उसकी प्रोजेक्ट थ्री पे है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो टाइम है वो स्प्लिट हो रहा होगा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में। तो एक एम्प्लॉय जो है वो चूंकि अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, अगर ये रूल क्लाइंट आपको बताता है कि सिंगल एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो इट मीन्स के हमें इस बात का ट्रैक रखना है कि वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और कितने घंटे जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, मे बी आप चाहें तो यहाँ पे उसकी स्टार्ट डेट भी रख सकते हैं कि कब से उसने स्टार्ट करना शुरू किया था, यानी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब हम ये तो रिवीजन तक की बात हो गई जो पास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अब रिलेशनशिप्स की हम बात करने लगे हैं, तो थोड़ा सा ये है बात कि अभी जो भी डिस्कशन आती जाएगी इसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो इस्तेमाल होंगी, और वो मे बी ग्रेजुअली आप उसको ग्रास्प कर पाएं। अब उसमें से पहले तो ये देख लेते हैं कि रिलेशनशिप होता क्या है। तो अगर हमारे पास दो एंटिटीज हैं, एंटिटी टाइप बोलूं या एंटिटी अगर मेरे मुंह से निकल जाए, क्योंकि लॉजिकली जब हम ऊप पढ़े होते हैं तो ऊप में हम स्टूडेंट को जो है वो एक, यानी जो क्लास बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक एंटिटी है। स्पेसिफिकली जब ईआरडी हम डायग्राम्स में बात कर रहे होते हैं तो हम इसको एंटिटी टाइप या एंटिटी सेट भी कहते हैं। बी क्या, इसको एंटिटी टाइप और सेट ही कहते हैं, क्योंकि हम रिलेशन के अंदर जो टपल्स होती हैं उसमें जो सिंगल टपल है उसको हम एंटिटी जो है वो कह रहे होते हैं ईआरडी के अंदर। तो अगर तो मैं नेम से कोई कहीं पे मिस बोल जाऊं या गलत बोल जाऊं, तो आप इस बात को समझ लें कि एंटिटी टाइप एंटिटी सेट से हमारा मुराद वो जो है एंटिटीज हैं जो कि ऊप में इस्तेमाल होती थी। ठीक है, तो दिस इज माय करंटली एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट। तो अगर कोई एक एंटिटी टाइप जो है वो दूसरी एंटिटी टाइप को रेफर कर रही हो या उसके साथ कनेक्ट हो रही हो, समहाउ कोई रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो, कोई बात कनेक्शन को एग्जिस्ट कर रहा हो, तो हम उसको रिलेशनशिप के तौर पे उसको देखेंगे। जैसे स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन अ कोर्स, ठीक है, ये एक रिलेशन है जिसमें रिलेशन का नाम आपका क्या है कि एनरोल्ड है। ठीक है, यानी कि कोई कनेक्शन अगर हो दो एंटिटीज के दरमियान में तो उस कनेक्शन को हम रिलेशनशिप कहते हैं, एंटिटीज यानी एंटिटी टाइप्स के दरमियान में। इसी तरह से जैसे मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, एक मैनेजर एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉय के डिपेंडेंट हो सकते हैं, एम्प्लॉय हैज डिपेंडेंट। इसी तरह से आप जो है वो कोर्स को देख सकते हैं कि कोर्स इज बीइंग टॉट इन फ्ला क्लास। ठीक है, यानी कि वो किसी रूम में हो सकता है टॉट टीच की जा रही हो और एक्स वाई इस तरह से के रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हैं।
तो एंटिटी टाइप डिफाइंस अ कलेक्शन और सेट ऑफ एंटिटीज दैट हैव द सेम एट्रीब्यूट्स, यानी जिनके एट्रीब्यूट सेम हो वो हमारे पास एंटिटी टाइप कहलाएंगी। जैसे मे बी आमना एक स्टूडेंट है, अली एक स्टूडेंट है, उनकी सारी एट्रीब्यूट्स एक जैसी होंगी, उनका नाम, जीपीएन, XYZ, यानी एट्रीब्यूट सेम है, वैल्यूज अंदर डिफरेंट हो सकती हैं। अब होता यह है कि जो पार्टिसिपेट का लफ्ज है वो क्या है कि रिलेशनशिप के अंदर जितनी एंटिटीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, मतलब उसको तो खैर डिग्री कहते हैं, वो आगे जाके देखते हैं। लेकिन ये कि हम ये देख सकते हैं कि एनरोल्ड के पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट्स हैं या एंटिटी टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। तो उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और कोर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इस पर्टिकुलर एनरोल्ड के रिलेशन में, तो इसे हम पार्टिसिपेट करना कहते हैं। ईच रिलेशनशिप इंस्टेंस आर आई in R is an association of entities where the association includes exactly one entity from each participating entity type. So यहाँ पे जो बात समझाने की कोशिश की जा रही है वो ये कि अगर आप किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं जो दो एंटिटीज के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, तो इस रिलेशनशिप का जो इंटरनली मतलब वो ये होता है कि ये जो आपके पास स्टूडेंट की एंटिटी टाइप है इसमें मल्टीपल एंटिटीज एग्जिस्ट करती होंगी, ठीक है, एस एन तक एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से कोर्स के अंदर भी जो है वो आपके पास मल्टीपल कोर्सेज की एंटिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब ये जो रिलेशनशिप है ये इन दो एंटिटी सेट के दरमियान होने का मतलब ये है कि हर एंटिटी जो एक एंटिटी सेट में मौजूद है वो इस रिलेशन के तहत रिलेट कर रही है यहाँ मौजूद एंटिटीज के साथ, और वो हो सकता है एक हो या एक से ज्यादा हो। जैसे स्टूडेंट वन कैन बी एनरोल्ड इन मे बी C1, C5 और C8 कोर्सेज, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है जो स्टूडेंट टू है इट कैन be enrolled in C2 and C4, or maybe student 3 is enrolled in C1 only। तो जो रिलेशनशिप है वो उनकी एंटिटीज के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है जनरली, जो हम एंटिटी टाइप के दरमियान में रिलेशन की बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास जो हमारी पर्टिकुलर एग्जांपल में वर्क्स फॉर का रिलेशन है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरमियान में, जो ये बता रहा है कि जो हर एक एम्प्लॉय एंटिटी है, हर एक एम्प्लॉय एंटिटी वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के लिए काम जरूर कर रही है, ठीक है। तो देर इज एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी, अगर हम ये कॉन्स्ट्रेंट रिमूव कर दें कि जरूरी नहीं कि किसी ना किसी डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय को काम करना है, लेट्स से, तो फिर जो है वो हमारे पास इस वर्क्स फॉर के रिलेशन में ये लाजमी नहीं होगा कि हर एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, आपकी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं जो कि क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। अब जैसे इसी रिलेशन में हमने ये देखा है कि एम्प्लॉय वन ये हमारी जो है वो एंटिटी सेट है, और ये हमारे पास जो हमारा रिलेशन है, तो जो उसके अंदर एंटिटीज मौजूद हैं E1, जो रिलेशन वन जो उसके दरमियान में है वो डिपार्टमेंट वन के साथ टाइड है। इसी तरह से E6 एंटिटी 6 इज टाइड विद द डिपार्टमेंट वन विद रिलेशन 6। सो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बात अब करते हैं जो हमने पहले की थी, विच इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स, यानी जितनी एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रही होंगी वो उस रिलेशनशिप की डिग्री होगी। जैसे वर्क्स फॉर का जो रिलेशनशिप था वो हमारे पास एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में था, तो दो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही थी, तो डिग्री जो है वो दो है। एंड इट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप, जो कि दो एंटिटी टाइप्स के दरमियान में है। इसी तरह से हमारे पास सप्लाई का एक रिलेशन हो सकता है, जैसे मे बी प्रोजेक्ट और पार्ट और सप्लायर, ठीक है। अब इनके दरमियान में सप्लाई का रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। पार्डन माय डायमंड, इतने प्यारे डायमंड्स नहीं बने, लेकिन ये कुछ इस तरह से तीन एंटिटी टाइप्स हैं जिनके दरमियान सप्लाई का रिलेशन है, यानी सप्लायर जो है जो पार्ट सप्लाई करता है वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से तीन एंटिटीज जब पार्टिसिपेट करें तो रिलेशनशिप की डिग्री जो है वो 3 होगी। आपके ख्याल में आप सोचें कि जो कोई यूनरी रिलेशन जो हमने कोई ऐसा देखा हो जो जिसमें सिर्फ एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट करती हो, तो अगर आप सही जगह पहुंच गए हैं
तो हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। हमें याद हो, अभी हमने कहा था कि एम्प्लॉय हैज ए मैनेजर, ठीक है, और हमें ये पता है कि वो मैनेजर कोई अनोखी एंटिटी तो नहीं है, वो मैनेजर खुद भी जो है वो एक एम्प्लॉय ही है। तो ये जो रिलेशन है ये पर्टिकुलरली खुद उसका अपने साथ जो है वो एग्जिस्ट करता है मैनेजर्स का, कि अब मैनेजर मैनेज एम्प्लॉयज, और इसी तरह से एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय इज मैनेज्ड बाय ए मैनेजर। जैसे जैसे हम लेक्चर देखते जाएंगे हमें अंदाजा होता जाएगा कि जो रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट कर रहा होता है दो एंटिटीज के दरमियान में, वो जरूरी नहीं कि उस जो रिलेशनशिप की कोई एट्रीब्यूट ना हो, ठीक है। सिर्फ जो आपकी एंटिटी टाइप्स हैं उनकी एट्रीब्यूट होना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे पास हमारा जो रिलेशन है, जैसे यहाँ पे वर्क्स फॉर का जो रिलेशन है जो बुक में भी मेंशन्ड है, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी भी कोई जो है वो एट्रीब्यूट हो सकती है। जैसे मे बी आप इसकी एट्रीब्यूट को बना सकते हैं कि स्टार्ट डेट, जैसे पहले जिक्र किया था आपसे, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को जो है वो एट्रीब्यूट के साथ अटैच कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या चीजें हैं, हमारा रिलेशनशिप की एट्रीब्यूट होने से क्या मतलब है, हम तो डेटाबेस में सिर्फ डायरेक्टली टेबल्स बनाते हैं, और उस टेबल में इस रिलेशनशिप की एट्रीब्यूट होने से क्या मतलब है कि ये अगर एंटिटी टाइप 1 है, ये एम्प्लॉय है, ये एंटिटी टाइप 2 का टेबल है, तो रिलेशनशिप का क्या टेबल बनेगा। तो ये जो सारी बातें हैं ना, अब इसका जवाब ये है कि हमें पता है कि डायग्राम बनाई जा रही हैं नॉन टेक्निकल लोगों के लिए भी, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए। तो एक पहली चीज ये तो उनको समझाने के लिए होती है। दूसरी बात ये कि इस डायग्राम को देख के जो काम आता है किसका आता है, वो है डेटाबेस डिजाइनर, वो बंदा जो कि डेटाबेस को डिजाइन कर रहा है। उसने फैसला करना होता है कि ये जो रिलेशनशिप है दो एंटिटी टाइप्स के दरमियान में, इसके लिए एक अलग से टेबल बनने की जरूरत है, या इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको टेबल 1 में डाल दूं या टेबल 2 में डाल दूं। तो ये जो डिसीजंस हैं, ये कॉन्स्ट्रेंट्स जो कि क्लाइंट की तरफ से आ रही होती हैं उसकी बेस के ऊपर हो रहा था। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब ये नहीं कि एट्रीब्यूट किस टेबल में डालनी है, उसका मतलब ये है कि आपको काउंट्स वगैरह पता हो कि कितने एम्प्लॉय जो हैं वो कितने डिपार्टमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, और वाइस वर्सा, यानी इस तरह की कॉन्स्ट्रेंट्स हो तो आपको पता चले कि एट्रीब्यूट मैंने किस रिलेशन में डालनी है, और किस रिलेशन में डालने से रिडंडेंसी आ रही है, अगर आ रही है तो मैं इसको नॉर्मलाइज करके कोई और रिलेशन बनाना चाहता हूँ कि नहीं। तो इस तरह की सारी बातों के जो आंसर है वो आपका डेटाबेस डिजाइनर आपको दे रहा होता है, जो अभी करंटली आप ही हैं। तो अभी हमने हल्की सी बात की थी रिकर्सिव रिलेशनशिप्स के बारे में, यानी ऐसे रिलेशंस जो कि जो आपकी एंटिटी टाइप है उसका अपने साथ ही कोई कोई मतलब रिलेशन, कोई लिंक जो है वो बन रहा हो। तो अब यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय था कि एम्प्लॉय इज बीइंग मैनेज्ड बाय हिज मैनेजर, तो हम यहाँ पे रोल का एक कंसेप्ट आ जाता है कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। जैसे हम ये अगर कहते हैं कि चूंकि एंटिटी टाइप तो एम्प्लॉय की थी, तो एम्प्लॉय इज बीइंग मैनेज बाय एम्प्लॉय, हम ये कहेंगे तो हमें बात समझ नहीं ना आ रही कि कौन सा जो वो एम्प्लॉय का उससे क्या मतलब हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम रोल के तौर पे ना नाम कोई बना लेते हैं, कोई डिसाइड कर लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन जो है वो रिमूव हो जाए। तो जैसे हमारे पास इसी मैनेजर्स या सुपरविजन के रोल में एक साइड जो है वो एम्प्लॉय की है और एक साइड सुपरविजन की आ जाती है। जो रिलेशन है आपका वो सुपरविजन का है, लेकिन आपके पास जो एम्प्लॉय ही है वो आपका सुपरवाइजर भी है और वो एम्प्लॉय भी है। तो अब जैसे E1 जो एंटिटी 1 है, एक एम्प्लॉय है, वो किसी और एंटिटी के साथ सुपरवाइजर के रोल में भी आ सकता है, और किसी का सुपरवाइजी भी हो सकता है। दो चीजें हैं ना, एक वो जो सुपरवाइजर है और एक जिसको सुपरवाइज किया जा रहा है। तो अब जैसे ये देखिए एंटिटी 1 है, ये टू जो है, टू कौन सा रोल है सुपरवाइजी का, ये टू के साथ एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, जो है पर्टिकुलरली R1 के साथ, और R1 इज कनेक्टेड टू E5। तो अगर आप इसको देखें कि E5 का 1 का रिलेशन है R1, यानी E5 सुपरवाइजर के तौर पे R1 से कनेक्टेड है, और R1 में 2 के साथ E1 पे कनेक्टेड है, यानी E5 is connected to E1 बेसिकली, और रिलेशन बीच में उनका क्या है R1। लेकिन यहाँ पे E5 आपका क्या है, इट इज बेसिकली 1 है, तो इट इज सुपरवाइजर, और ये जो है वो E2 के साथ कनेक्टेड है E5 के साथ, तो ये सुपरवाइजर है। चलिए, अब ये भी कंसेप्ट आ गया जो मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती हैं जो क्लाइंट की तरफ से आती हैं। तो
अभी हम बात कर रहे हैं उन कॉन्स्ट्रेंट्स की जो बाइनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर है, यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर दो एंटिटी टाइप्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हो। ठीक है, अब जब दो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं तो हमारे पास ना कॉन्स्ट्रेंट से क्या मतलब है, जैसे मैं ये कहूँ कि जो स्टूडेंट की लेट से हमारे पास ये है और ये कोर्स है और एनरोल का रिलेशनशिप है, तो एक स्टूडेंट जो है वो लेट से मैक्सिमम 6 कोर्सेज में एनरोल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह भी मैं कह सकती हूँ, या ये भी कह सकती हूँ कि हर स्टूडेंट एटलीस्ट यानी एक कोर्स में तो उसको मस्ट एनरोल होना है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि अ स्टूडेंट मस्ट एनरोल इन अ कोर्स टू एग्जिस्ट, यानी कोई भी स्टूडेंट बगैर किसी कोर्स के नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो उसके लिए लाजमी है कि वो कोर्स कोई ना कोई जो है उसमें एनरोल हो। तो ये सारी बातें क्या है, ये सारी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। इसी तरह से a teacher cannot teach more than 4 courses per semester, या teacher cannot a course can be taught by not more than 2 teachers. Similarly, a course should be taught by at least one teacher, यानी ये सारी बातें कॉन्स्ट्रेंट्स के जुमरे में आती हैं। तो जैसे एक एम्प्लॉय का एक ही सुपरवाइजर हो सकता है, एक एम्प्लॉय का एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अब जब हमने इस तरह की बातें करनी होती हैं तो इसको भी डायग्राम में कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए, किसी तरीके से हमने बताना है कि कितना काउंट है किसका। तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक कार्डिनलिटी रेशो आती है और एक पार्टिसिपेशन आती है। ठीक है, अब कार्डिनलिटी रेशो क्या है? इट इज फॉर ए बाइनरी रिलेशनशिप specifies the maximum number of relationship instances that an entity can participate in, यानी जो मैक्सिमम नंबर है आपकी एंटिटी का जो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो उसकी कार्डिनलिटी रेशो कहलाती है। जैसे कि डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय हैज कार्डिनलिटी रेशियो ऑफ 1 to n। इसका क्या मतलब है? हमारे पास ना चार चीजें हैं, 1 to 1, 1 to many, मे बी many to 1 और many to many। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। अब इससे क्या मतलब है 1 to 1 का? कि एक एम्प्लॉय का एक ही सुपरवाइजर हो सकता है। ठीक है, ये 1 to 1 रिलेशन है। जैसे डिपार्टमेंट और 1 to n का क्या मतलब है कि आर डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी एम्प्लॉयज। ठीक है, एन कह दें, एम कह दें, ये मैनी की अलामत है। तो मैनी मल्टीपल हो सकती हैं। इसी तरह से जब हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट स्पेसिफाइज whether the existence of the entity depends on its being related to another entity by a relationship type। पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट और कार्डिनलिटी का ना थोड़ा सा मिला हुआ कंसेप्ट है। कार्डिनलिटी रेशो ने तो आपको स्पेसिफाई कर दिया कि कितनी एंटिटीज ने पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेशन हमें ये बता रही है कि क्या एक जो एंटिटी टाइप है, जो भी रिलेशन उसका दूसरी एंटिटी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि नहीं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि इसको यहाँ रहने के लिए इसकी जरूरत है कि नहीं, या वाइस वर्सा। ये पार्टिसिपेशन फैसला करेगी। वो पार्टिसिपेशन अगर तो इसको इसकी जरूरत है तो हम उसको कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे देंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे लेट्स से कि अ डिपार्टमेंट मे और मे नॉट हैव एम्प्लॉयज। एक डिपार्टमेंट बगैर किसी एम्प्लॉयर के एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर क्लाइंट कहता है कि हाँ कि अभी डिपार्टमेंट जो है वो बगैर किसी एम्प्लॉय के भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन जो है वो इस टाइम पे 0 है फॉर ए डिपार्टमेंट टू एग्जिस्ट। ये पार्टिसिपेशन है। इसी तरह से अगर हम ये कह दें कि डिपार्टमेंट जो है इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एम्प्लॉय, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो पार्टिसिपेशन अब डिपेंडेंस आ गई है एम्प्लॉय के ऊपर। तो this constraints actually specifies the minimum number of relationship instances that each entity can participate in। यानी कि इसको ये बताना होता है कि मिनिमम कितना नंबर चाहिए पार्टिसिपेशन के लिए, और इसलिए इसको हम मिनिमम कार्डिनलिटी कॉन्स्ट्रेंट भी कहते हैं। तो कार्डिनलिटी और पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंस इसी लेवल के ऊपर आता है। हालांकि बात तकरीबन यूं समझे कि दोनों एक ही कर रहे हैं, दोनों काउंट की बात कर रहे हैं कि कितनी पार्टिसिपे जो कितनी
एंटिटीज ने पार्टिसिपेट करना है उस पर्टिकुलर रिलेशन में, लेकिन उसको समझने का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है। इसकी डिटेल अभी थोड़ी आगे भी आएगी जब हम डायग्राम में देखेंगे कि कार्डिनलिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्टिसिपेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले तो कार्डिनलिटी की बात करते हैं। अब यही कार्डिनलिटी यूएमएल डायग्राम से मल्टीप्लिसिटी भी कहलाती है। तो जब वन टू वन की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि एक एंटिटी टाइप में से कोई भी एंटिटी ले लें, वो दूसरी एंटिटी टाइप की एक ही एंटिटी के साथ जो है वो अपना रिलेशन बना रही होगी। जैसे वन इज पेयरिंग विद सी, एक ऑर्डर पे ये है, टू इज बीइंग पेयर्ड विद ए, इसी तरह से थ्री इज बीइंग पेयर्ड विद डी। तो ये वन टू वन की पार्टिसिपेशन है और इसकी रिप्रेजेंटेशन के जो एरोज हैं वो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है कि जो आपका रिलेशन है जिसको हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं उसको इस तरीके से एरोस हम करके वन टू वन का एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली मैनी टू वन का रिलेशन हमारे पास विच इज एम टू वन, जिसका मतलब ये है कि जो आपकी ये वाली साइड है उसमें कई जो इंस्टेंसेस हैं, कई एंटिटीज हैं, वो इस पर्टिकुलर साइट पे एक ही एंटिटी के साथ लिंक कर सकती हैं। ठीक है, तो इसको हम मैनी टू वन कहेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर सेट में हमारे पास बन रहा है वन बी के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, इसी तरह से टू भी बी के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, जबकि थ्री जो है वो डी के साथ बना रहा है। यानी इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो सारे ही उसके साथ बनाए, सारे मुख्तलिफ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि मल्टीपल एंटिटीज एक ही एंटिटी फ्रॉम द सेकंड एंटिटी टाइप के साथ बना सके। फिर इसी तरह से हमारे पास वन टू मैनी आ गया। अब वन टू मैनी में हम देखें तो यहाँ से आप देखें कि सेम जो एक ही एंटिटी कोई यहाँ से पिक कर लें जो दूसरी तरफ मल्टीपल एंटिटीज के साथ जो है वो बाउंड हो सकती है। यानी टू कैन बी बाउंड विद ए, इसी तरह से टू कैन बी बाउंड विद बी एंड थ्री इज बाउंड विद और लिंक्ड विद सी। तो एक एंटिटी मैनी के साथ बाउंड है, यहाँ पे मैनी एंटिटीज एक के साथ बाउंड थी और इधर जो है वो अ, एक एंटिटी कई एंटिटीज फ्रॉम द सेकंड एंटिटी टाइप के साथ बाउंड है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि जिस तरफ मैनी की साइड होगी उस तरफ एरो जो है वो इनवर्ट्स की तरफ आ रहा होगा। फाइनली मैनी टू मैनी का रिलेशन में यही होगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन के मैनी एंटिटीज फ्रॉम दिस साइड कैन बी कनेक्टेड टू द वन एंटिटी ऑन दिस सेकंड एंटिटी टाइप एंड वाइस वर्सा एप्लीकेबल। और मैनी टू मैनी के जो रिलेशन में हम एरोस नहीं जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते। अब यहाँ पे भी आपके पास साइड पे दो एग्जांपल्स शेयर की हुई हैं, आप इनको देख के स्पेसिफाई करके बता सकते हैं कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरमियान में ये जो मैनेजर्स का रिलेशन है ये पर्टिकुलरली नजर आ रहा है कि ये वन टू वन का बन रहा है, क्योंकि एक एम्प्लॉय को एक इज बीइंग मैनेज्ड बाय वन सुपरवाइजर। और यहाँ पे जो है अगर आप इस टाइप पे देखें तो एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, इसको अगर आप स्पेसिफाई करें और पॉज करके सोचें कि ये क्या बन रहा है, तो आपको ये सॉरी डिपार्टमेंट नहीं है प्रोजेक्ट है कि इट इज एम्प्लॉयज बीइंग वर्क एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज, सिमिलरली एन एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो ये बोथ साइड्स पे अगर आप इसको देखें तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशन बन रहा है अगर मैं इस कॉन्स्ट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। थोड़े से और खतरनाक हो गई हैं चीज़ें, थोड़े और कंसेप्ट आ गए हैं। अब हम पार्टिसिपेशन की जो है ना वो बात करने लगे हैं और उनकी टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पार्टिसिपेशन टाइप्स हमारे पास क्या है, एक होता है टोटल और एक है पार्शल। एक होती है टोटल पार्टिसिपेशन हो रही है और एक है कि पार्शल पार्टिसिपेशन जो है वो एंटिटी कर रही है। टोटल पार्टिसिपेशन को हम एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस भी कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि एक एंटिटी टोटली जो डिपेंड कर रही हो सकती है दूसरी एंटिटी के ऊपर। अब इन बातों का क्या मतलब है?
टोटल पार्टिसिपेशन का है कि एवरी एम्प्लॉय मस्ट वर्क फॉर ए डिपार्टमेंट। मस्ट की कंडीशन आ गई है कि एम्प्लॉय ने लाजमी डिपार्टमेंट में काम करना है, ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जो कि डिपार्टमेंट के लिए काम ना करे। ठीक है, जैसे पार्शल में क्या होगा, ईच एम्प्लॉय डज नॉट मैनेज अ डिपार्टमेंट, यानी ये जो रिलेशनशिप है हमारे पास, इसमें एम्प्लॉय के लिए, हर एम्प्लॉय के लिए जरूरी नहीं है कि वो डिपार्टमेंट को मैनेज करे। ठीक है, तो ऐसे भी एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो कि मैनेजर ना हो। ये पार्शियल बिहेवियर है। टोटल बिहेवियर क्या है कि मस्ट वाली टर्म है कि एंटिटी मस्ट एग्जिस्ट ताकि रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करे। तो इसी तरह से एम्प्लॉय पार्टिसिपेट्स इन एटलीस्ट वन वर्क्स फॉर रिलेशनशिप, यानी कि एम्प्लॉय कम अज कम हो सकता है ज्यादा डिपार्टमेंट्स के लिए भी काम करे, लेकिन कम से कम एक जरूर होना चाहिए, जिसका मतलब है कि ये टोटल पार्टिसिपेशन है। और इस फुली पार्टिसिपेशन, इसका मतलब वन आपका मिनिमम जो आपकी पार्टिसिपेशन का काउंट है, मिनिमम वो एटलीस्ट वन होगा, जबकि पार्शियल में आपका जो काउंट है वो जीरो होगा। कि एंटिटी may not participate in the relationship, ये possibility है, लेकिन for a total participation entity must participate at least in one relationship। जब टोटल पार्टिसिपेशन हो या एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी वाली बात आ जाती है, तो फिर हम उसको डबल लाइंस के साथ शो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पार्शल की बात आती है तो फिर इसको हम सिंगल लाइन के साथ शो करते हैं। ये अभी सारी रिप्रेजेंटेशन हम डायग्राम्स में देखेंगे। पार्टिसिपेशन टाइप्स को हम एक्चुअली में स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स भी कहते हैं। चलें और ख़तरनाक बातें पढ़ते हैं। तो एंटिटी टाइप्स की हमारे पास ना आगे से दो किस्में भी आती हैं मजीद, जो कि है वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप्स की। इनके कई नाम हैं। वीक एंटिटी टाइप को हम चाइल्ड एंटिटी टाइप भी कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट एंटिटी टाइप भी कह सकते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप को हम पेरेंट एंटिटी टाइप या डोमिनेंट एंटिटी टाइप भी कह सकते हैं। अब ये दोनों है क्या? वीक एंटिटी टाइप्स वो होती हैं जिनकी हम की नहीं बनाते। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वो होती हैं जिनकी हम की बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिपेंडेंट था उसका एम्प्लॉय का, तो उसमें हमने जो है वो इसकी डिपेंडेंट की नहीं बनाई थी, और हमने इनका जो रिलेशनशिप एम्प्लॉय के साथ बांधा था, और एम्प्लॉय के की हमने बनाई थी। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है, और जो डिपेंडेंट है वो हमारे पास वीक एंटिटी टाइप है। अब ये भी मुमकिन है कि हम इसकी सारी एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके की बना दें, लेकिन हमने नहीं बनाई, तो इसको हमने की नहीं दी, या हम कोई ऑटो इंक्रीमेंट लगा दें, इसकी की बन सकती है, लेकिन फिलहाल हमने नहीं बनाई। तो अब जब इस तरह की पॉसिबिलिटी हो, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि डिपेंडेंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एम्प्लॉय। ठीक है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय होगा तभी उसका कोई डिपेंडेंट की एंट्री यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ उसकी एम्प्लॉय आईडी है, डिपेंडेंट का नेम है, उसका रिलेशनशिप है विद एम्प्लॉय एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह के मामले में एम्प्लॉय के बगैर डिपेंडेंट की एग्जिस्टेंस नामुमकिन है। तो जो डिपेंडेंट है वो दूसरे के साथ रिलेट कर रही है, दूसरी एंटिटी के साथ, इसलिए वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में चाइल्ड एंटिटी टाइप या वीक एंटिटी टाइप कहलाएगी। जब इस तरह का रिलेशन को एग्जिस्ट कर रहा हो दो एंटिटीज के दरमियान में, तो हम उसको डबल लाइंस के साथ जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। डबल डायमंड और डबल बॉक्सेस अगर वो वीक एंटिटी है, तो आगे डायग्राम्स आएगा जिसमें हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस रिलेशन को पर्टिकुलरली हम ये कहते हैं कि ये आइडेंटिफाइंग रिलेशन है। आइडेंटिफाइंग रिलेशन कौन सा है? जो कि वीक एंटिटी को ओनर एंटिटी के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। तो ठीक है, इसलिए हम इसको आइडेंटिफाइंग रिलेशन बोलते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली है। अब ये बात भी एक यहाँ पे नोट करें कि टोटल पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट यहाँ पे मस्ट हो जाती है। क्यों मस्ट हो जाती है? टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या था कि मिनिमम वन जो है ना वो एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जब तक एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो एम्प्लॉय की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन आ गई वन की। तो इसलिए यहाँ टोटल पार्टिसिपेशन होना जरूरी है इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप रिलेशनशिप। अब इसके कॉन्वर्स आप सोचें कि क्या कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि टोटल पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट के साथ मौजूद हो, जो एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस के साथ हो, तो क्या वो वीक एंटिटी टाइप होगी? पॉज करके सोचें। तो इसका जवाब जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारे पास ड्राइवर लाइसेंस है, और ड्राइवर लाइसेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता
पर्सन के बगैर, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन ड्राइवर लाइसेंस की अपनी भी की है, लेकिन ये वीक एंटिटी नहीं है, सही है, कि इसकी की जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए जो है वो इस पर्टिकुलर केस में जो है वो हम ये इस सवाल का जवाब जो है वो नो के तौर पे कहेंगे कि सिर्फ एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस होने से उसका वीक एंटिटी होना जरूरी नहीं है। ड्राइवर लाइसेंस एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट था पर्सन के ऊपर, बट इट वाज नॉट ए वीक एंटिटी, ठीक है। सो हम जैसे कि जिक्र किया कि हम की बना सकते हैं, जैसे डिपेंडेंट के केस में उसका नाम की नहीं बन सकता, उसका रिलेशन की नहीं बन सकता, लेकिन एम्प्लॉय आईडी को हम इस्तेमाल कर रहे थे टपल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो हम कोई अगर ये अज्यूम कर लें कि डिपेंडेंट किसी भी एम्प्लॉय का जो नाम है वो नेम एक जैसा नहीं होगा, किसी भी एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स का नाम, तो तब हम नेम को एज की के तौर पे अज्यूम कर सकते हैं। अगर हम किसी को एज अजम्पशन के तौर पे उसकी की बना लें तो हम उसको पार्शियल की या डिस्क्रिमिनेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट द एक्चुअल की, बट इट विल बी टर्म्ड एज पार्शियल की और डिस्क्रिमिनेटर। हम इसको डैश और डॉटेड लाइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे जाके डायग्राम्स में सही हमें पता चलेगा कि जो सारी बातें कहानियां हैं जो हमने सुनी है वो कैसे हमने रिप्रेजेंट करनी है। तो आगे जाने से पहले सिर्फ क्विकली नेमिंग जो कन्वेंशन है वो देख लेते हैं। हम एंटिटी के जो नाम है वो सिंगुलर रखेंगे, जैसे एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, और सारे अपर केस रखेंगे और वो नाउन्स होने चाहिए। रिलेशनशिप सारे ऑल अपर केस वर्ब्स होने चाहिए, जैसे मैनेजेस हमने कहा था, सुपरवाइज करता है, ये सारी बातें। एट्रीब्यूट्स नेम में पहला वर्ड कैपिटल है और वो भी अमूमी तौर पे हमारे पास नाउन ही होते हैं। और रोल नेम्स जो है हमारे पास, कोई जो रोल का नाम अगर डिसाइड करते हैं वो हम लोअर रखेंगे सारे। और रीडेबिलिटी हम इस तरह से करेंगे लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, जो रीड करते हुए रिलेशंस को ये हमने बात करनी है तो वो। अब यहाँ पे कोई ना कोई इन इस कन्वेंशन के खिलाफ भी कोई बात जा सकती है, लेकिन वो हमने रखनी होती है कि ग्राउंड सेटिंग करनी होती है। आप जो भी फॉलो करते हैं आप उसी के साथ स्टिक करें और हर चीज़ के लिए वही फॉलो करें। ये ना हो कि एक एंटिटी का नाम आपने ऑल कैप्स किया हो, एक का ऑल स्मॉल किया हो, तो इस तरह से रीडेबिलिटी मुश्किल हो जाती है, चीज़ें समझना मुश्किल हो जाती हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एंटिटी सिंपल। अब हम समराइज कर रहे हैं अपनी चीजें जो पढ़ी थी। एंटिटी सिंपल इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, वीक एंटिटी ईआर मॉडलिंग में डबल उसके रेक्टेंगुलर के साथ होती है। रिलेशनशिप सिंपल ऐसे होगा, जो आइडेंटिफाइंग रिलेशन है यानी वीक एंटिटी और ओनर एंटिटी का, वो डबल डायमंड से शो होगा। एट्रीब्यूट ऐसे शो होती है कि एट्रीब्यूट विद अंडरलाइन शो होगी। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट विद डबल सर्कल एट्रीब्यूट के ऊपर होंगे। और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट आप बना के आगे उसको आगे सब ब्रांचेस उसकी सब एट्रीब्यूट्स बना दें तो वो कॉम्पोजिट के तौर पे रिप्रेजेंट होगी। कोई ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है वो हम डॉटेड सर्कल के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से जब हम टोटल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, अगर E2 टोटल पार्टिसिपेशन के रोल में है तो हम डबल लाइंस के साथ उसको शो करेंगे। और कार्डिनलिटी की रिप्रेजेंटेशन ये साथ इस तरह से लिखी होगी, अगर E1 is participating with minimum value of 1, yeah, one entity can take part in this relationship and can be bound with M or N entity types, ठीक है, एंटिटी सॉरी। इसी तरह से स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट हमारे पास हमारी पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट है, जहाँ पे हम अपनी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम इतना रिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा और मैक्सिमम इतना रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये कार्डिनलिटी रेशियो होगी, ये हमारी पार्टिसिपेशन होगी। अब हमारे पास फाइनली वो डायग्राम आ गई है जिसको हम बनाने के लिए हमने अभी 38 मिनट या 39 मिनट्स ज़ाया किए हैं, और इससे पहले भी हम कुछ ज़ाया कर चुके हैं पिछले हफ्ते में। इसको अब समझते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। तो एम्प्लॉय की ये एंटिटी है और इसकी एट्रीब्यूट है हमारे पास, ये जो है नेम इसकी कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट आ गई है। इसी तरह से जो इसकी की है वो हमने एसएसएन के तौर पे अज्यूम किया है। अब एम्प्लॉय का रिलेशन अपने साथ ही था, तो हमने इसको इस तरह से कनेक्ट किया है, रिलेशनशिप डायमंड बॉक्स के साथ शो किया है। रिलेशनशिप का नाम है सुपरविजन, ठीक है, और जो रोल्स हैं वो हमने साइड पे मेंशन कर दिए, ठीक है। यहाँ पे अब इसने एक रोल जो है वो फर्स्ट कैप्स की और बाकी इसने लोअर कर दिए, ठीक है, लेकिन जो भी आप फॉलो करते हैं यू हैव टू स्टिक विद इट।
तो सुपरवाइजर जो है वो इस साइड के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है कि, और जो आपका सुपरवाइजी है वो आपके एन वाली साइड के ऊपर चले गए हैं कि आ सुपरवाइजर कैन मैनेज many employees, ठीक है, while an employee is being supervised by only one supervisor। ठीक हो गया। इसी तरह से हम अगर डिपेंडेंट्स का देखें तो डिपेंडेंट हमने कहा था वीक एंटिटी है, इसके अंदर कोई भी प्राइमरी की एग्जिस्ट नहीं कर रही, और नेम कैन पॉसिबली सर्व एज ए पार्शियल की इफ नो टू डिपेंडेंट्स हैज द सेम नेम। तो हम नेम को हमने डॉटेड लाइन के साथ अंडरलाइन कर दिया है। अब चूंकि डिपेंडेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एम्प्लॉय, तो डिपेंडेंट का जो हमारे पास एंटिटी थी इसको हमने वीक एंटिटी के तौर पे डबल बॉक्सेस के साथ शो कर दिया है, और जो रिलेशनशिप था डिपेंडेंट्स ऑफ का तो ये जो रिप्रेजेंट किया हमने डबल डायमंड्स के साथ। अब ये जो है ना बॉटम टू अप रीड हो रहा है, बाकी सारे लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम रीड हो रहा है। यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है जिसमें हमने कहा है कि डिपेंडेंट इज एक्चुअली द डिपेंडेंट ऑफ द एम्प्लॉय दिस। तो रीडेबिलिटी ये है, लेकिन यहाँ पे देखें ना लेफ्ट टू राइट की रीडेबिलिटी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, तो ये डिफरेंट है। ये एक्चुअल हमारी कन्वेंशन के हिसाब से, और सिर्फ ये एक्सेप्शन है जिसमें हम बॉटम से टॉप की तरफ रीड करें। अच्छा, अब यहाँ आप देखें कि वन एम्प्लॉय कैन हैव मैनी डिपेंडेंट्स, हमने कार्डिनलिटी रेशो यहाँ मेंशन की हुई है। अब यहाँ हमने पार्टिसिपेशन नहीं मेंशन की, पार्टिसिपेशन हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करनी है। पहले इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। इसी तरह से हमारे पास जो डिपार्टमेंट है, इट इज बीइंग कनेक्टेड विद एम्प्लॉय विद टू रिलेशंस, दो तरह के रिलेशन के साथ जो है ये कनेक्ट हुआ हुआ है। एक तो ये कि एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर द डिपार्टमेंट, ठीक है, तो आर डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज, सो वन डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज। इसी तरह से एक जो एम्प्लॉय है वो मैनेज करता है डिपार्टमेंट को, तो वन एम्प्लॉय मैनेजेस ओनली वन डिपार्टमेंट एंड अ डिपार्टमेंट कैन बी मैनेज्ड बाय विद वन एम्प्लॉय ओनली। अब यहाँ पे मैनेजर्स जो हमारा रिलेशन था उसकी एक एट्रीब्यूट है स्टार्ट डेट कि उसने कब से शुरू किया है। इसी तरह से हमारे पास एक ड्राइव एट्रीब्यूट है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कि डिपार्टमेंट के साथ अटैच किया है, जो कि कैलकुलेट हो सकती है यूजिंग अ क्यूरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, और डिपार्टमेंट आईडीज के से हम क्यूरी करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे सेव रखी हुई है क्योंकि ये एक बड़ी मेन बात है कि आप डिपार्टमेंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बड़े कॉमन है कि पूछें आपसे कि इस डिपार्टमेंट में कितने काम करें, तो इसलिए हमने फैसला किया कि इसको डेटाबेस में ही डिपार्टमेंट के टेबल में ही रख दिया जाए तो बेहतर है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्क्स फॉर का रिलेशन हमारे पास वर्क्स ऑन का है, फॉर का नहीं। प्रोजेक्ट की एंटिटी है, प्रोजेक्ट की एंटिटी डिपार्टमेंट के साथ भी रिलेटेड है और एम्प्लॉय के साथ भी। एम्प्लॉय वर्क्स ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज एंड एन एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स, इसलिए यहाँ मैनी टू मैनी का रिलेशन है, और वर्क्स ऑन के साथ आवर की एट्रीब्यूट जो है वो मौजूद है। इसी तरह से आर डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी प्रोजेक्ट्स, कैन कंट्रोल मैनी प्रोजेक्ट, तो ये यहाँ पे वन टू एन का रिलेशन है। बट अ प्रोजेक्ट कैन ओनली बी मैनेज्ड बाय वन डिपार्टमेंट, तो इसलिए ये मैनी टू मैनी का रिलेशन नहीं बन रहा, ये वन टू मैनी का रिलेशन बन रहा है। ऑल्सो प्रोजेक्ट की एट्रीब्यूट्स हमारे पास नेम, नंबर्स की लोकेशन आ गई हैं। इसके अलावा एक बात जो मिस हो गई थी आपको बताने के लिए, वो ये कि जो डबल लाइंस होती हैं वो हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन को इसमें रिप्रेजेंट कर रही हैं इस रिलेशन में। जैसे इस एंटिटी का जो इस रिलेशन में जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल है, यानी एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए अगर किसी एम्प्लॉय ने उसमें काम करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी डबल लाइंस हैं जो कि ये बता रही हैं कि एम्प्लॉय ने अगर काम करना है तो एटलीस्ट एक एम्प्लॉय होगा जो कि डिपार्टमेंट में काम करेगा, तभी वो कर सकता है ना, और वाइस वर्सा दोनों बातें, तो दोनों का इस रिलेशन में एग्जिस्ट करना जरूरी है। सिमिलरली एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के केस के लिए भी जो वर्क्स ऑन का जो रिलेशन है, तो एम्प्लॉय मस्ट एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन एम्प्लॉय मस्ट एग्जिस्ट टू वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट। सिमिलरली एटलीस्ट द प्रोजेक्ट शुड एग्जिस्ट फॉर एन एम्प्लॉय टू वर्क ऑन इट, ठीक है, तो प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट एक एग्जिस्ट करेगा तो एम्प्लॉय इस पे काम कर सकता है। सिमिलरली अगर एम्प्लॉय एग्जिस्ट करेगा एक एम्प्लॉय, तो तभी वो प्रोजेक्ट के साथ जो है वो टाइड हो सकता है।
और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो मैनेजर्स का हमारे पास है, यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूशन है वो टोटल पार्टिसिपेशन है, यानी कि अ डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय वन एम्प्लॉय ओनली, और सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो चूंकि मैनेजर नहीं हो सकते, तो इसलिए इसकी जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पे वो टोटल नहीं होगी। अब हम देखते हैं, दो नोटेशंस है हमारे पास जब हमने ईआर मॉडलिंग की बात करनी होती है, तो हम उसको कार्डिनलिटी के तहत, वन टू मैनी के तहत भी कर सकते हैं, और मिनिमम और मैक्सिमम के तहत भी जो है वो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन ये उल्टा रीड होता है कार्डिनलिटी के हिसाब से। जैसे एम्प्लॉय के साथ जो 1 1 लिखा हुआ है और डिपार्टमेंट के साथ 4 n लिखा हुआ है, तो 4 n जो है वो एम्प्लॉय का नंबर है, और जो 1 1 है वो डिपार्टमेंट का है। अब डिपार्टमेंट जो 4 n का मतलब है कि इट इज, जो एम्प्लॉय है वो कम से कम 4 एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, मैक्सिमम n होंगे। जबकि यहाँ पे ये बात बता रही है कि एक एम्प्लॉय जो है वो एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, और मैक्सिमम भी एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा। ठीक है, तो एक से ज्यादा वो डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन वो खुद ब खुद इनके काउंट से जाहिर हो जाती है कि अगर मिनिमम उसका 1 है तो इसका मतलब है कि वो टोटल पार्टिसिपेशन है, अगर मिनिमम 1 है। और अगर वो 0 से रिप्रेजेंट हो रही है मिनिमम वैल्यू, तो इसका मतलब है कि पार्शियल पार्टिसिपेशन है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि 0 1 है और ये 1 1 है, जिसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट जो है वो 0 है या मैक्सिमम 1 है मैनेजर्स के रिलेशन में। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज आइदर बीइंग मैनेज्ड बाय नन ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि कोई एम्प्लॉय इसमें मे बी पार्टिसिपेट, सारे तो ये मैनेजर नहीं ना हो सकते, तो मैक्सिमम जो है जो 1 के साथ जो है ना ये मैनेज्ड हो सकता है। इसी तरह से जो एम्प्लॉय है, मिनिमम भी ये एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है, और ये मैक्सिमम भी एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है। ठीक है, कंट्रोल की बात करते हैं, तो अ, यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आइदर अ डिपार्टमेंट कंट्रोल्स नो प्रोजेक्ट और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, यानी ये भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट के पास कोई प्रोजेक्ट ना हो और एन भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो डिपार्टमेंट है वो एक ही डिपार्टमेंट है जिसने प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करना है, और वो मैक्सिमम भी वो एक ही डिपार्टमेंट उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकता है, मिनिमम मैक्सिमम एक ही डिपार्टमेंट वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो कंट्रोल कर सकता है। वर्क्स फॉर की बात करते हैं, 1 to n। अब यहाँ पे रोल्स भी डिफाइन है, ये वर्कर वाली साइड है, ये प्रोजेक्ट वाली साइड है, लेकिन हम रीड उल्टा ही करेंगे, 1 to n इज बाउंड विद दिस प्रोजेक्ट। तो एन एम्प्लॉय can work on a minimum of one project or maximum of m projects or n projects. Similarly, a project can be worked by uh, worked upon द सिंगल एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय काम कर सकता है या एन एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। एम्प्लॉय के सुपरविजन रोल की अगर हम बात करें, तो यहाँ 0 to n है और यहाँ 0 1 है, और रोल्स के तहत है कि ये सुपरवाइजरी का रोल है और यहाँ पे हमारे पास सुपरवाइजर है। तो सुपरवाइजरी की जो मालूमात हैं वो जिसको के सुपरवाइज किया जा रहा हो, तो अब जरूरी नहीं कि हर एम्प्लॉय का कोई सुपरवाइजर हो, मिनिमम उसका कोई सुपरवाइजर नहीं हो सकता, मैक्सिमम उसका एक ही सुपरवाइजर हो सकता है, ये जो बात करें ना। इसी तरह से एक सुपरवाइजर या तो किसी को भी ना सुपरवाइज कर रहा हो, या एम सुपरवाइजर्स को सुपरवाइजरी को कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, सिमिलरली आप डिपेंडेंट्स के ऊपर भी जाके रीड कर सकते हैं कि कहाँ है हमारे पास ये 0 to n डिपेंडेंट्स जो है वो 0 भी हो सकते हैं और n भी हो सकते हैं। और एक ही एम्प्लॉय की बात है कि जो एक ही टाइड है, जो डिपेंडेंट है वो मिनिमम भी एक ही एम्प्लॉय के साथ टाइड है और मैक्सिमम भी एक ही एम्प्लॉय के साथ टाइड हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है रीड करना, लेकिन आप आहिस्ता से विद प्रैक्टिस से अब इसको कर लेंगे। अब एक और नोटेशन बस हम क्विकली देखेंगे कि हमने मेनली तो देख लिया है कि ईआर अगर हमने बनानी हो तो हम किस तरह से बना सकते हैं। एक थोड़ी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है विच इज यूएमएल क्लास डायग्राम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इसको देखते हैं।
क्विकली हम नोटेशन का फर्क देख लेते हैं। यूएमएल के अंदर हम जो क्लास डायग्राम्स है हमारी, उनको हम रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के साथ बड़े इस तरह से करके शो करते हैं। एट्रीब्यूट्स भी हम उसके अंदर ही लिख देते हैं और उसके ऑपरेशंस भी हम साथ ही मेंशन कर देते हैं कि उसके क्या काम है। ये क्लास का नाम है, हमारे पास जो भी आपकी एंटिटी टाइप है उसका नाम है। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स हमने इस तरह से स्ट्रक्चर डोमेन की शक्ल में साथ ही रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और जो रिलेशनशिप्स हैं वो सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट हो रही हैं। अगर रिलेशनशिप्स की कोई एट्रीब्यूट्स हैं तो हमने साथ डॉटेड लाइंस के शो कर दिए, जैसे मैनेजर्स की स्टार्ट डेट है, वर्क्स ऑन की आवर्स है। रोल्स हमारे पास वैसे ही हैं, ऑल स्मॉल हमने लिखे हुए हैं जैसे डिफाइन किया हुआ है। और जो हमारे पास मल्टीप्लिसिटीज कहलाती हैं, यहाँ पे कार्डिनलिटीज नहीं हम कहते हैं, हम यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू करके लिख देते हैं। अब जैसे अगर कहीं पे सिर्फ सिंगल स्टैरिक लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है हमारे पास जीरो और ये स्टैरिक। इसी तरह से कहीं पे अगर सिंगल वन लगा हुआ है तो उसका हमारे पास मतलब है वन टू वन। और रिकर्सिव रिलेशनशिप अगर कोई है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो दो चीजें हैं जो रिप्रेजेंट हो रही होती हैं, एक तो एग्रीगेशन है और एक एसोसिएशन है। जो रिलेशनशिप की यहाँ दो कैटेगरीज आते हैं। अब एग्रीगेशन कौन से वाले रिलेशंस हैं, जो इस तरह से जिनके एंड के ऊपर छोटे डायमंड बॉक्सेस जो है वो शो हो रहे हैं, और एसोसिएशन प्लेन लिंक्स हैं। एग्रीगेशन वो रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन सी एंटिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रही है। जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा हो कि ये पार्ट है और ये होल है। यहाँ पे स्पेसिफिकली डिपेंडेंट पार्ट है एम्प्लॉय का, और डिपेंडेंट जो एम्प्लॉय है वो होल साइड है। जब यहाँ रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, वो पार्शियल की जो हमारी थी डिस्क्रिमिनेटर की वीक एंटिटी वाला मसला जो था, वो हमने यहाँ डिपेंडेंट नेम को उसकी पार्शियल की बनाया हुआ था, तो वो हमने यहाँ इस तरह से करके इसको यूएमएल में रिप्रेजेंट कर दिए। और बाकी सारी चीज़ें और जो रीडेबिलिटी है वो उसी तरीके से है जैसे हमने की थी। यहाँ पे बस एक ये नोटेशन है कि वन टू वन है तो आप ऐसे सिंपल प्लेन लिंक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीरो टू मैनी है तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओएमटी के अंदर। ये तो यूएमएल डायग्राम का जिक्र है ना। इसी तरह से अगर हमारे पास जीरो टू वन की हो तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें वही है जो आइडिया पहले डिस्कस हुआ था। ये भी कि पीडीएफ से मैंने लेके ओएमटी की एक डायग्राम भी बस आपको विजिबली शो करा दी कि जैसे हमने यूएमएल में रिप्रेजेंटेशन अंदर और तरीके से की थी, यहाँ हमने जो हमने एक्सप्रेस किया था पहले उस तरीके से भी कर दिया। तो ओएमटी इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक। सारी जो टेक्निकल टर्म्स और चीज़ें देखने के बाद अब बस हम अब कंक्लूड कर रहे हैं अपने लेक्चर को। और हम ये देख रहे हैं कि जो भी रिलेशंस हमने एंटिटीज के दरम्यान में रिप्रेजेंट किए हैं उनको, जैसे मैंने कहा था, एक रिलेशन की डिग्री टू है या थ्री है। टू है तो वो बाइनरी है, यानी कि दो एंटिटी टाइप्स उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और थ्री है तो टर्नरी है, जिसका मतलब है कि तीन एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें तो आप क्या कहेंगे कि ये एक टर्नरी रिलेशन है या बाइनरी रिलेशन है? पॉज करके बताएं। सो एक्चुअली में विजिबली आपको लग रहा होगा कि ये तो सर्कल बन रहा है, सारे आपस में कनेक्टेड हैं तो ये टर्नरी बन रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में दिस इज नॉट टर्नरी, क्योंकि एक एंटिटी जो ये रिलेशन है, जो ब्लू बॉक्सेस हैं, और ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं ये सिर्फ दो ही एंटिटीज को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये तीनों तीन रिलेशन बाइनरी रिलेशन है तीनों। हालांकि आपने अपने तौर पे शायद कोशिश की होगी कि ये तो टर्नरी रिलेशन बन रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कंपनी और पर्सन को कनेक्ट करना है। और शायद इसको ये कहना चाहिए था कि कोई भी प्रोडक्ट P1 जो कि कंपनी C1 ने बनाया हुआ है, उसको जो पर्सन PE ने जो है वो खरीदा हो, तो ये इस रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन ये होनी चाहिए। बट एक्चुअली में ये ऐसे है नहीं, इतना सीधी सीधी बात नहीं है। टर्नरी रिलेशन में इस बात का ये मतलब हो सकता है क्योंकि वहाँ एक ही रिलेशन एग्जिस्ट करता हो तीन एंटिटीज के दरमियान में, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जब तीनों कनेक्ट करेंगे तो ये एक टपल प्रोड्यूस होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर में बात में हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाइस का रिलेशन है कि मे बी पर्सन बाइस दी प्रोडक्ट, तो पर्सन PE1 बॉट दिस प्रोडक्ट P1 में भी, इसने एक ये टपल बनाई। इस पर्टिकुलर रिलेशन ने ये टपल बनाई कि जो पर्सन है इट इज बीइंग एम्प्लॉयड बाय द ही और शी इज बीइंग एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, तो मे बी पर्सन P1 इज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी C1। और यहाँ पे ये कि जो प्रोडक्ट इज मेड बाय द कंपनी अगेन, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट P1 था हो सकता है इट इज बीइंग मेड बाय C2।
अब इट इज नॉट नेसेसरी कि ये वाली टपल जब हम इनको कंबाइन करें तो ये वाली टपल एग्जिस्ट करती हो कि जो पर्सन ने प्रोडक्ट खरीदा था वो प्रोडक्ट कंपनी C1 ने ही बनाया हो जिसने इसको एम्प्लॉय किया था। तो इस रिलेशन में और इस रिप्रेजेंटेशन में फर्क है। हम इसको मेक श्योर कर सकते हैं कुछ स्पेशल कॉन्स्ट्रेंट्स और टोटल पार्टिसिपेशन वगैरह के टर्म्स के अंदर, जिसकी सारी तफसीलात आपको बुक में इंशाल्लाह मिल जाएंगी।